my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are finally going to discuss our last topic of the third chapter of class 11 history book, that is an empire across 3 continents. So the name of the last topic is late antiquity. So इस टॉपिक में हम लोग रोमन एम्पायर के लेट फेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि 3rd सेंचुरी के बाद का जो टाइम पीरियड था 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी. सो इस टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर में जो कुछ भी चेंजेस हुए थे, जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुए थे, सो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो ये जो टर्म है लेट एंटिक्विटी, ये टर्म बेसिकली रोमन एम्पायर के इवोल्यूशन और रोमन एम्पायर के ब्रेकअप को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 4th to 7th सेंचुरी. यानी कि रोमन एम्पायर के लेट फेज में जो रोमन एम्पायर का इवोल्यूशन हुआ था, जो डेवलपमेंट हुआ था, और उसी के साथ साथ इसी फेज में जो रोमन एम्पायर का ब्रेकअप हुआ था, यानी कि रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था. सो इन्हीं दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए लेट एंटिक्विटी टर्म का इस्तेमाल किया जाता है. सो बेसिकली 4th सेंचुरी के बाद से रोमन एम्पायर में बहुत सारे कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे. सो इस टॉपिक में हम लोग उन्हीं सारे कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो अगर हम कल्चरल लेवल पे देखें, सो रोमन एम्पायर के रिलीजियस लाइफ में, यानी कि रोमन एम्पायर के धार्मिक जीवन में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे. पहला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये था कि जो एम्पायर कॉन्स्टेंटीन थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी रिलीजन को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बनाया था. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड इवन 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि किस रिलीजन को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बनाया गया था, एंड इवन किस एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी रिलीजन को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बनाया था. सो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा. सो ये पहला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था इन द रिलीजियस लाइफ ऑफ रोमन एम्पायर. एंड अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात करें, सो 7th सेंचुरी के बाद से एक नया और एक इंपॉर्टेंट रिलीजन की शुरुआत होगी, एंड उस रिलीजन का नाम था इस्लाम रिलीजन. सो बेसिकली 7th सेंचुरी के बाद से इस्लाम रिलीजन का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा. सो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे इन द रिलीजियस लाइफ ऑफ रोमन एम्पायर. सो इसके बाद हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने अपने रूलिंग टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर में काफ़ी चेंजेस किए थे. कुछ कल्चरल चेंजेस भी किए थे एंड कुछ इकोनॉमिक चेंजेस भी किए थे. सो पहला जो इंपॉर्टेंट एम्पायर थे, उनका नाम था एम्पायर डायोक्लिशियन, एंड उनका जो रूलिंग टाइम पीरियड था वो था 284 से लेकर 305, यानी कि 3rd सेंचुरी के एंड से लेकर 4th सेंचुरी का अर्ली पार्ट. सो ये जो एम्पायर थे, इन्होंने अपने रूलिंग टाइम पीरियड में काफ़ी चेंजेस किए थे रोमन एम्पायर में. सो चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रोमन एम्पायर एक बहुत ही वास्ट, एक बहुत ही लार्ज एम्पायर था, जो कि एक नहीं बल्कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था. एंड इवन एम्पायर अगस्तस के टाइम पीरियड में, यानी कि 1st सेंचुरी के टाइम पीरियड में ही रोमन एम्पायर इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका था कि उसको फर्दर और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी. बट फिर भी जैसे जैसे न्यू एम्पायर आते गए, उन्होंने थोड़ा बहुत रोमन एम्पायर का एक्सपेंशन किया. एंड जब एम्पायर डायोक्लिशियन का रूलिंग टाइम पीरियड आता है, सो उस टाइम पीरियड तक रोमन एम्पायर का ओवर एक्सपेंशन हो चुका था, यानी कि रोमन एम्पायर हद से ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका था. सो इसीलिए एम्पायर डायोक्लिशियन ने ये सोचा कि रोमन एम्पायर का वो सारी टेरिटरीज जहाँ से हमें बहुत ही कम स्ट्रैटेजिक या फिर इकोनॉमिक वैल्यू मिल रहा है, उन सारी टेरिटरीज को हमें छोड़ देना चाहिए. यानी कि रोमन एम्पायर का वो पार्ट जहाँ से बहुत ही कम इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा था, उन सारे पार्ट्स को एम्पायर डायोक्लिशियन ने अपने एम्पायर से रिमूव कर दिया. सो बेसिकली किसी भी एम्पायर को एक्सपेंड करना ही ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि उस एम्पायर को अच्छे से मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो इसीलिए रोमन एम्पायर को अच्छे से मेंटेन करने के लिए एम्पायर डायोक्लिशियन ने बहुत सारे टेरिटरीज को छोड़ दिया. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज था जो कि एम्पायर डायोक्लिशियन ने अपने रूलिंग टाइम पीरियड में किया था. बट इसके अलावा उन्होंने और भी काफ़ी चेंजेस किए थे और भी काफ़ी डेवलपमेंट्स किए थे, जैसे कि उन्होंने रोमन एम्पायर के फ्रंटायर्स, यानी कि रोमन एम्पायर के बाउंड्रीज को फोर्टिफाइड किया था, यानी कि उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया था. इसके अलावा उन्होंने
रोमन एम्पायर के प्रोविंशियल बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज किया था। साथ ही उन्होंने सिविलियन को मिलिट्री फंक्शन से सेपरेट किया था। सो सिविलियन से यहाँ पे मतलब है नॉन मिलिट्री सिटीजन। सो जो नॉन मिलिट्री सिटीजन थे एंड उनका जो फंक्शन था उसको उन्होंने मिलिट्री फंक्शन से सेपरेट किया था। एंड इसी के साथ साथ उन्होंने रोमन एम्पायर के मिलिट्री कमांडर्स को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड किया था, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर भी प्रोवाइड किया था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे जो कि एम्पायर डायोक्लेशियन ने अपने रूलिंग टाइम पीरियड में किया था। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट एम्पायर की बात करते हैं। सो रोमन एम्पायर के जो दूसरे इंपॉर्टेंट एम्पायर थे उनका नाम था एम्पायर कॉन्स्टेंटीन। सो जब एम्पायर कॉन्स्टेंटीन का रूलिंग टाइम पीरियड आता है सो उन्होंने उनके जो पहले वाले एम्पायर थे यानी कि जो एम्पायर डायोक्लेशियन थे उन्होंने जो चेंजेस किए थे उन सारे चेंजेस को कंसोलिडेट करेंगे, यानी कि उन सारे चेंजेस को वो कंटिन्यू रखेंगे एंड इवन उसको और ज़्यादा मजबूत भी बनाएंगे। और साथ ही साथ वे खुद भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करेंगे अपने रूलिंग टाइम पीरियड में। सो बेसिकली एम्पायर कॉन्स्टेंटीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशन था यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएशन था वो था कि उन्होंने गोल्डन कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था रोमन एम्पायर में, जिसके बारे में हमने प्रीवियस के टॉपिक में भी डिस्कस किया था। सो बेसिकली एम्पायर कॉन्स्टेंटीन गोल्डन कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किए थे रोमन एम्पायर में, जिसको सॉलिडस कहा जाता था। एंड सॉलिडस को बनाने के लिए यानी कि एक गोल्डन कॉइन को बनाने के लिए करीब 4.5 GM ऑफ प्योर गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता था। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन था जो कि एम्पायर कॉन्स्टेंटीन ने अपने रूलिंग टाइम पीरियड में किया था। बट इसी के साथ साथ उन्होंने और एक इंपॉर्टेंट क्रिएशन किया था। सो बेसिकली उन्होंने रोमन एम्पायर का सेकंड कैपिटल को भी क्रिएट किया था एट कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल को उन्होंने रोमन एम्पायर का सेकंड कैपिटल बनाया था। एंड रोमन एम्पायर का जो फर्स्ट कैपिटल था वो था रोम। सो बेसिकली कॉन्स्टेंटिनोपल प्रेजेंट डे में इस्तांबुल में है इन टर्की, एंड कॉन्स्टेंटिनोपल को ही पहले बाइजेंटियम भी कहा जाता था। एंड ये जो रीजन है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये बेसिकली तीनों ही साइड से सी से सराउंडेड है, यानी कि सी से घेरा हुआ है। सो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन थे जो कि एम्पायर कॉन्स्टेंटीन ने अपने रूलिंग टाइम पीरियड में किया था। सो एम्पायर कॉन्स्टेंटीन ने एक न्यू कैपिटल का क्रिएशन तो कर दिया, बट न्यू कैपिटल का क्रिएशन का मतलब है कि आपको उस कैपिटल के मेंटेनेंस के लिए एक न्यू सेनेट का भी जरूरत है। सो इसीलिए 4th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में गवर्निंग क्लास का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होगा, यानी कि रोमन एम्पायर के मेंबर्स को गवर्निंग क्लास का मेंबर बनाया जाएगा, यानी कि सीनेट का मेंबर बनाया जाएगा 4th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान। सो इतने सारे चेंजेस, इतने सारे डेवलपमेंट्स के कारण रोमन एम्पायर में मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ जाएगा, यानी कि रोमन एम्पायर के मनी में स्टेबिलिटी आ जाएगा। और साथ ही साथ रोमन एम्पायर का जो पॉपुलेशन था वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगा, वो भी बहुत ज़्यादा फैलेगा। सो इसीलिए इन सारे डेवलपमेंट्स के कारण हमें रोमन एम्पायर में इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलता है। और साथ ही आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से हमें ये भी पता चला है कि एम्पायर कॉन्स्टेंटीन ने रूरल स्टेबलाइजमेंट के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए थे, जैसे कि उन्होंने इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए थे, यानी कि ऑयल प्रेसेस एंड ग्लास फैक्ट्रीज में एम्पायर कॉन्स्टेंटीन ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए थे। और उसी के साथ साथ उन्होंने नए टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए थे, जैसे कि स्क्रू प्रेसेस एंड मल्टीपल वाटर मिल्स। और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ जो रोमन एम्पायर का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था उसको दोबारा से एम्पायर कॉन्स्टेंटीन ने स्टार्ट किया था। सो इन सारे चेंजेस को, इन सारे डेवलपमेंट्स को एम्पायर कॉन्स्टेंटीन ने किया था अपने रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान। फिर हमें नेक्स्ट ये बता रखा है कि इन सारे डेवलपमेंट्स के कारण रोमन एम्पायर के अर्बन, यानी कि रोमन एम्पायर के शहरों में हमें बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी देखने को मिलेगा। एंड इवन रोमन एम्पायर के जो रूलिंग इलाइट्स थे, यानी कि रोमन एम्पायर के जो शासक वर्ग थे, वे लोग इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा वेल्दियर, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट में करीब हंड्रेड्स ऑफ पपायरी मिला था जो कि लेट फेज का था। सो इन सारे एविडेंस से हमें ये पता चला कि लेट फेज के दौरान रोमन एम्पायर के जो सोसाइटीज थे वो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, वो बहुत ज़्यादा रिच थे, एंड उस टाइम पीरियड में मनी का काफ़ी यूज़ होता था।
एंड जो रूलर स्टेट्स थे वो बेसिकली बहुत ज्यादा इनकम को जनरेट करता था, वो भी गोल्ड में। सो इन सारे एविडेंस से हमें ये पता चला है कि लेट फेज के टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर का काफी एक्सपेंशन हुआ था। और साथ ही हमें एक एग्जांपल भी दे रखा है कि 6th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान, सो बेसिकली 6th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर के जो एम्पायर थे उनका नाम था जस्टिनियन। सो बेसिकली जस्टिनियन के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान जो इजिप्ट था वो करीब साल में 2.5 मिलियन सॉलिडर्स टैक्स के रूप में दिया करता था, जो कि करीब 35,000 पाउंड ऑफ गोल्ड के इक्वल है। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोमन एम्पायर के जो टेरिटरीज, जो प्रोविंस थे, वो कितना ज्यादा वेल्दी, कितना ज्यादा रिच था ड्यूरिंग द लेटर फेज। एंड नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि 5th से लेकर 6th सेंचुरीज के टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न कंट्री साइड था वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड था एंड बहुत ज्यादा डेंसली सेटल था। सो इन सारी चीजों से हमें यही पता चलता है कि लेटर फेज में रोमन एम्पायर का काफी एक्सपेंशन हुआ था, काफी डेवलपमेंट हुआ था। सो विद दिस हमारा ये पैरा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने दोनों ही इंपॉर्टेंट एम्पायर के बारे में जाना और साथ ही हमने ये जाना कि दोनों ही इंपॉर्टेंट एम्पायर ने अपने रूलिंग टाइम पीरियड में कौन से चेंजेस किए थे एंड क्या क्या डेवलपमेंट्स किए थे रोमन एम्पायर में। सो अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं। सो बेसिकली नेक्स्ट पैरा में हमें रोमन एम्पायर के रिलीजन के बारे में बता रखा है। सो बेसिकली रोमन एम्पायर में रहने वाले जो ग्रीक एंड जो रोमन पीपल थे वे लोग पॉलिथिस्ट थे। सो पॉलिथिस्ट बेसिकली वे लोग होते हैं जो कि पॉलिथिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। एंड पॉलिथिज्म क्या होता है? सो पॉलिथिज्म का मतलब होता है कि जब आप एक नहीं बल्कि मल्टीपल गॉड्स की वर्शिप करते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, सो उसी को पॉलिथिज्म कहा जाता है। सो बेसिकली रोमन एम्पायर के लोग पॉलिथिस्ट थे, यानी कि वे लोग मल्टीपल गॉड्स की पूजा किया करते थे। सो आखिर वो लोग किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? सो वो लोग रोमन एंड इटालियन गॉड्स की पूजा किया करते थे, जैसे कि जुपिटर, जूनो, मिनर्वा एंड मार्स। एंड इसी के साथ साथ वो लोग काफी ग्रीक एंड ईस्टर्न डीटीज, यानी कि ग्रीक एंड ईस्टर्न देवी देवताओं की भी पूजा किया करते थे। सो आखिर वो लोग इतने सारे देवी देवताओं की पूजा कहाँ पे करते थे? सो रोमन एम्पायर में करीब thousands ऑफ टेम्पल, श्राइन्स एंड सेंचुरीज थे। सो टेम्पल्स का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, मंदिर। श्राइन्स का मतलब होता है तीर्थ स्थान और सेंचुरीज का मतलब होता है पवित्र जगह। सो इन सारे प्लेसेस में वे लोग इन सारे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। बट पॉलिथिज्म के अलावा रोमन एम्पायर के जो लोग थे वो लोग दूसरे एक बहुत ही ग्रेट रिलीजन ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, वो था जुडाइज्म। सो बेसिकली रोमन एम्पायर के काफी लोग जुडाइज्म रिलीजन को भी फॉलो करते थे। नाउ नेक्स्ट हमें अगेन क्रिश्चियनिटी रिलीजन के बारे में बता रखा है। सो रोमन एम्पायर में 4th सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरीज में जो क्रिश्चियनाइजेशन का प्रोसेस था वो एक बहुत ही ग्रेजुअल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रिश्चियनाइजेशन का मतलब क्या होता है। सो क्रिश्चियनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच Christianity spread among different groups of the population and become the dominant religion। यानी कि क्रिश्चियनाइजेशन उस प्रोसेस को कहा गया है जिस प्रोसेस में जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है वो रोमन एम्पायर के डिफरेंट ग्रुप्स में स्प्रेड होता है और क्रिश्चियनिटी रिलीजन रोमन एम्पायर का एक डोमिनेंट रिलीजन बन जाता है। यानी कि आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी रिलीजन का जो एक्सपेंशन था, जो डेवलपमेंट था, उसी को क्रिश्चियनाइजेशन कहा गया। सो बेसिकली रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनाइजेशन का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ग्रेजुअल था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। यानी कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन बहुत ही धीरे धीरे रोमन एम्पायर में फैल रहा था। एंड इसका जो मेन रीजन था वो ये था कि रोमन एम्पायर के जो ज्यादातर लोग थे वे लोग पॉलिथिज्म थे, यानी कि वे लोग मल्टीपल गॉड्स की पूजा करते थे। सो पॉलिथिज्म अचानक से एक ही रात में डिसअपियर, यानी कि गायब थोड़ी ना हो जाएगा। सो इसीलिए रोमन एम्पायर के लोगों को टाइम लगा कि वे लोग अपने देवी देवताओं को छोड़ के अचानक से क्रिश्चियनिटी रिलीजन को अडॉप्ट करे। सो इसीलिए क्रिश्चियनाइजेशन का जो प्रोसेस था वो एक बहुत ही ग्रेजुअल एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। सो आई होप कि आपको ये लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पैरा। सो इस पैरा में आप लोग जानोगे कि रोमन एम्पायर में 6th सेंचुरी के बाद से ऐसे काफी सारे चेंजेस होंगे जिसकी वजह से रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। सो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट चेंज था वो ये था कि 6th सेंचुरी के बाद से रोमन एम्पायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला था ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड दूसरा था वेस्टर्न रोमन एम्पायर। सो इवन ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाइजेंटियम एम्पायर भी कहा जाने लगा। सो रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न पार्ट था वो तो 6th सेंचुरी तक
तक बहुत ज्यादा प्रोस्पेरियस रहेगा एंड इवन ईस्टर्न साइड में जो पॉपुलेशन था वो भी 6th सेंचुरी तक एक्सपेंड होते जाएगा, यानी कि फैलते जाएगा। बट रोमन एम्पायर का जो वेस्टर्न पार्ट था वो धीरे धीरे 6th सेंचुरी में फ्रैगमेंटेड यानी कि टुकड़ों में बढ़ते चला जाएगा। सो बेसिकली 3rd सेंचुरी क्राइसिस में हमने ये डिस्कस किया था कि रोमन एम्पायर का जो नॉर्थर्न साइड था, जो नॉर्थर्न बाउंड्रीज था, वहाँ पे जर्मनिक ट्राइब्स का बहुत ज्यादा अटैक हो रहा था। सो रोमन एम्पायर के नॉर्थर्न साइड में जो ये सारे जर्मनिक ग्रुप्स थे, जैसे कि गोल्स, वंडाल्स एंड लोम्बार्ड्स, ये सारे जर्मनिक ग्रुप रोमन एम्पायर के वेस्टर्न पार्ट को कैप्चर कर लेंगे। सो बेसिकली रोमन एम्पायर के वेस्टर्न पार्ट में जितने भी मेजर प्रोविंसेस थे, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थे, उन सारे टेरिटरीज को ये कैप्चर कर लेंगे और उन सारे टेरिटरीज में ये लोग अपने किंगडम को स्टेबलाइज करेंगे। सो रोमन एम्पायर का जो वेस्टर्न पार्ट था, वेस्टर्न पार्ट को जर्मनिक ग्रुप्स कैप्चर कर लेंगे, वेरेस रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न पार्ट था, जिसको बाइजेंटियन एम्पायर कहा जाने लगा, सो बाइजेंटियन एम्पायर को बेसिकली रोमन एम्पायर ही रूल करेंगे एटलीस्ट 7th सेंचुरी तक। सो 6th सेंचुरी के टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर के जो एम्पायर थे, जिनका नाम था जस्टिनियन, सो उन्होंने ये कोशिश भी किया कि वे सारे टेरिटरीज, जिन सारे टेरिटरीज को जर्मनिक ग्रुप्स ने कैप्चर कर लिया है, उन सारे टेरिटरीज को वो दोबारा से रिकैप्चर करे। सो वो बेसिकली अफ्रीका को वंडाल से रिकैप्चर भी कर लेंगे, बट वो सारे वेस्टर्न पार्ट्स को रिकैप्चर नहीं कर पाएंगे। एंड नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर के बीच में जो एक दुश्मनी था वो हमें दोबारा से देखने को मिला। सो बेसिकली 7th सेंचुरी के शुरुआत के टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर के बीच में एक वार होगा, एक बैटल होगा। एंड ईरानियन एम्पायर को रूल करने वाले जो ससानियन डायनेस्टीज थे, सो बेसिकली ईरानियन एम्पायर को 3rd सेंचुरी से ससानियन डायनेस्टी रूल कर रहा था। सो ये सारे जो ससानियन डायनेस्टी के रूलर्स थे, ये लोग रोमन एम्पायर के मेजर ईस्टर्न प्रोविंसेस पे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट ईस्टर्न प्रोविंसेस है, उन सारे प्रोविंसेस पे अटैक कर देंगे, इन्वेजन कर देंगे। सो ईरानियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर के काफी सारे इंपॉर्टेंट टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया था, बट फिर भी रोमन एम्पायर 620s के टाइम पीरियड में अपने काफी सारे प्रोविंसेस को, अपने काफी सारे टेरिटरीज को रिकवर कर लेगा। बट एट लास्ट 7th सेंचुरी के एंड तक एक ऐसा डेवलपमेंट होगा जिसके कारण से ईरानियन एम्पायर एंड रोमन एम्पायर दोनों ही एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। सो 7th सेंचुरी से एक नया रिलीजन का एक्सपेंशन होगा एंड उस नया रिलीजन का नाम था इस्लाम रिलीजन। सो बेसिकली इस्लाम रिलीजन का जो शुरुआत है वो अरेबिया से ही होता है। सो इस्लाम रिलीजन के एक्सपेंशन को द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन माना जाता है दैट एवर ऑकर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। एंड प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद ही, सो बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद ने ही इस्लाम रिलीजन की शुरुआत की थी। सो प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के करीब 10 साल के टाइम पीरियड में ही जो अरब्स थे, यानी कि अरेबिया में रहने वाले जो लोग थे, वे लोग ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड ससानियन एम्पायर के बहुत सारे पार्ट्स को कैप्चर कर लेंगे। सो बेसिकली 7th सेंचुरी में इस्लाम रिलीजन के एक्सपेंशन के साथ साथ रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। सो यहीं पे रोमन एम्पायर का जो कहानी था उसका द एंड हो जाता है। सो इस चीज को अगर मैं आपको एक बार मैप में समझाऊं, सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रीजन है ये है अरेबिया। सो इसी रीजन से इस्लाम रिलीजन की शुरुआत होती है एंड यहाँ का जो रीजन है ये है ईरानियन एम्पायर एंड ये जो आप रोमन एम्पायर का ईस्टर्न पार्ट देख रहे हैं इसी को बाइजेंटियन एम्पायर कहा जाता था। सो बेसिकली इस्लाम रिलीजन के एक्सपेंशन के साथ साथ ही ये सारा जो रीजन है ये अरब्स के कंट्रोल में आ जाएंगे एंड इस्लाम रिलीजन धीरे धीरे वर्ल्ड का एक बहुत ही डोमिनेंट रिलीजन बन जाएगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लास्ट टॉपिक और उसी के साथ साथ हमने अपना 3rd चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। सो आई होप कि आपको पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। सो दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। एंड अगर आप ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स की भी वीडियोस देखना चाहते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आपका हर एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।